कल्पना कीजिए कि जिस स्क्रीन को हम दिन भर देखते रहते हैं, है ना, वो कोई साधारण संचार का साधन नहीं है। मतलब वो असल में हमारी जेब में रखा एक स्लॉट मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसे इंसान के दिमाग को हैक करने के लिए बेहद सावधानी से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये मशीन कसीनो की तरह सिर्फ पैसे नहीं चुरा रही है, ये हमारा सबसे कीमती संसाधन, हमारा समय, हाँ, हमारा समय, हमारा ध्यान और शायद हमारी असल जिंदगी भी निगल रही है। एकदम सही बात है। तो आज हम इसी सच का सामना करने वाले हैं। आज की इस गहरी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है कैथरीन प्राइस की मशहूर किताब हाउ टू ब्रेक अप विद योर फोन। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये चमकदार स्क्रीनें लोगों को अपना गुलाम कैसे बना रही हैं। हाँ बिल्कुल, हम इसके पीछे के विज्ञान को भी खोलकर देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे तकनीक के साथ एक नया और स्वस्थ रिश्ता बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें, मुझे इस किताब में एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो है सिलिकॉन वैली का रहस्य। मतलब जिस पर तकनीकी दुनिया के दिग्गज अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं। क्या लोगों को पता है कि एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपने ही बच्चों को आईपैड का इस्तेमाल नहीं करने दिया था? हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। जब एक पत्रकार ने स्टीव जॉब्स से पूछा था कि आपके बच्चों को नया आईपैड कैसा लगा, तो उनका जवाब था कि उन्होंने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। बाप रे, अपनी ही बनाई चीज का इस्तेमाल नहीं करने दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम घर में बच्चों के स्क्रीन टाइम को बहुत सीमित रखते हैं। और सिर्फ स्टीव जॉब्स ही नहीं, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे दिग्गजों ने भी अपने घरों में ऐसे ही सख्त नियम बनाए हुए हैं। हाँ, मैंने तो सुना है बिल गेट्स ने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक स्मार्टफोन दिया ही नहीं था। एकदम सही सुना है आपने। मतलब मुझे ये बात कुछ अजीब लगती है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ा शेफ अपने ही बनाए हुए सबसे मशहूर पकवान को अपने बच्चों को खाने से मना कर दें। हाँ, तकनीकी दुनिया की ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये तकनीक इतनी ही क्रांतिकारी और फायदेमंद है तो वे अपने ही परिवार को इससे क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि वे उस रहस्य को जानते हैं जो आम लोगों से छिपाया जाता है। वे जानते हैं कि ये फोन सिर्फ उपकरण नहीं है। तो फिर क्या है? इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसान अपना अधिक से अधिक समय और ध्यान इन पर लगाए। उन उपकरणों को बनाने वाले खुद जानते हैं कि ये इंसान के दिमाग को कैसे जकड़ लेता है। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें फोन की लत लग गई है। हाँ, लत शब्द का इस्तेमाल आजकल बहुत आम हो गया है। वही तो, लेकिन क्या सच में इसे एक लत या एडिक्शन कहना थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? मेरा मतलब है, लत तो हेरोइन जैसी ड्रग्स की होती है या जुए की होती है ना? हाँ, जिससे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, फोन तो बस एक गैजेट है। क्या हम सच में स्मार्टफोन की तुलना आधुनिक समय की डिजिटल नशा देने वाली सुई से कर सकते हैं? मुझे ये तुलना थोड़ी ज्यादा लगती है। मैं समझ सकती हूँ कि ये अतिशयोक्ति क्यों लग सकती है, लेकिन अगर हम मनोविज्ञान और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मेडिकल साइंस में लत या एडिक्शन के कुछ तय मानक होते हैं। जरा सोचिए, लत के मुख्य लक्षण क्या हैं? पहला होता है नियंत्रण खो देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए फोन उठाया हो और 45 मिनट बाद वो अचानक खुद को इंस्टाग्राम पर अनजान लोगों की बिल्लियों के वीडियो देखते हुए पाए? अरे हाँ, ये तो लगभग हर किसी के साथ हर दिन होता है। बिल्कुल, यही तो नियंत्रण खोना है। दूसरा लक्षण है सहनशीलता या टॉलरेंस का बढ़ना। मतलब पहले कम में काम चल जाता था और अब ज्यादा चाहिए? एकदम सही। पहले लोगों को दिन में सिर्फ कुछ मिनट इंटरनेट देखने से खुशी मिल जाती थी, लेकिन अब वही मानसिक संतुष्टि पाने के लिए उन्हें घंटों तक लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़ती है। सच में समय का पता ही नहीं चलता। और तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब जब वो चीज पास ना हो। हाँ, जब फोन पास ना हो तो शारीरिक और मानसिक बेचैनी होना। कभी किसी को अपना फोन घर भूल जाने पर जो पसीना आता है या जेब में फोन के वाइब्रेट होने का जो भ्रम होता है। ओहो, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। बिल्कुल, वो सब इसी विड्रॉल का हिस्सा है। हमारा नर्वस सिस्टम उस डिवाइस के बिना पैनिक करने लगता है। तो अगर ये सच में लत के इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है तो ये दिमाग पर कब्जा आखिर करता कैसे है? मतलब ये महज कांच और सिलिकॉन का एक चौकोर टुकड़ा ही तो है। इसका पूरा तंत्र हमारे दिमाग के खास रसायन पर निर्भर करता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। डोपामिन। तो क्या डोपामिन सिर्फ खुशी का रसायन है? क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ फील गुड हार्मोन कहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। डोपामाइन सिर्फ खुशी नहीं देता,
बल्कि ये इच्छा और खोज का रसायन है। इच्छा और खोज। हाँ, विकासवादी जीव विज्ञान के अनुसार ये रसायन हमारे पूर्वजों के दिमाग में तब स्रावित होता था जब वे खाना ढूंढने निकलते थे या किसी खतरे से बचने का तरीका खोजते थे। अच्छा, तो ये हमें किसी चीज की तलाश में लगे रहने को कहता है। बिल्कुल, ये हमें किसी भी इनाम की उम्मीद में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया एप्स ने हमारे दिमाग के इस पुराने सर्वाइवल सिस्टम को ही हैक कर लिया है। तो मतलब ये उम्मीद पर काम करता है। जब हम अपनी जेब में फोन डालते हैं तो ये वही स्लॉट मशीन वाला सिद्धांत है ना? एकदम सही। इसे मनोविज्ञान में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या अनिश्चित इनाम कहते हैं। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई इंसान एक मशीन का लीवर खींचता है और उसे हर बार एक सिक्का मिलता है, तो कुछ समय बाद वो बोर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर वो लीवर खींचे और उसे पता ही ना हो कि इस बार कुछ मिलेगा या नहीं, कभी कुछ नहीं मिलता और कभी बहुत सारे सिक्के एक साथ गिर जाते हैं। बिल्कुल, तो वो इंसान उस मशीन से चिपक जाएगा। सटीक उदाहरण, फोन का पुल टू रिफ्रेश फीचर ठीक इसी तरह काम करता है। अरे हाँ, जब हम फीड को नीचे खींचते हैं। हाँ, जब कोई अपनी स्क्रीन को नीचे की तरफ खींचकर रिफ्रेश करता है तो उसे नहीं पता होता कि नया क्या आने वाला है। कोई नया मैसेज होगा, किसी ने पुरानी फोटो लाइक की होगी या कोई बुरी खबर होगी। और ये अनिश्चितता ही सारा खेल करती है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता दिमाग में डोपामाइन का एक जबरदस्त उछाल पैदा करती है। और हम इंसान मूल रूप से नई चीजों के दीवाने हैं। हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया खोजना चाहता है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो क्या? दोष देते हैं। लोग कहते हैं मुझ में इच्छा शक्ति की कमी है या मैं ही अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या ये सच में सिर्फ कमजोर इच्छा शक्ति का मामला है? ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमने खुद को यकीन दिला दिया है। कैसे? देखिए, स्क्रीन के दूसरी तरफ कोई एक इंसान नहीं बैठा है। वहाँ स्टैनफोर्ड और MIT के पढ़े हुए हजारों बेहतरीन इंजीनियर और मनोवैज्ञानिक बैठे हैं, जिनका दिन रात का एक ही काम है। हाँ, उनका एक ही काम है कि आपकी स्क्रीन को इतना आकर्षक बनाया जाए कि आप उसे नीचे रख ही ना सकें। कोई भी अकेला इंसान अपनी साधारण इच्छा शक्ति के बल पर करोड़ों डॉलर की इस मशीनरी को नहीं हरा सकता। बाकले, ये तो सच में डरावना है। और लोग सिर्फ मजे के लिए फोन नहीं उठाते। कई बार जब लोग दुखी होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, तो वे अपनी भावनाओं से भागने के लिए स्क्रीन में छुप जाते हैं। ये एक तरह का सेल्फ मेडिकेशन है, जहां स्क्रीन एक दर्द निवारक दवा का काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां इतनी मेहनत कर क्यों रही हैं? अगर वे हमारे दिमाग को इस तरह से हैक कर रही हैं, तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है और वो है अटेंशन इकोनॉमी, मतलब ध्यान की अर्थव्यवस्था। तो हमारा ध्यान ही उनका प्रोडक्ट है। बिल्कुल। आज के इस डिजिटल युग में जब कोई ऐप मुफ्त होता है तो इसका मतलब है कि उस ऐप को इस्तेमाल करने वाला इंसान ही असल उत्पाद है। और विज्ञापनदाता इन कंपनियों को पैसे देते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए, सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने और उन्हें रोके रखने के लिए। इंसान का ध्यान ही आज की दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती मुद्रा है। और हम इसे कितनी आसानी से लुटा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो लोग दिन में औसतन 4 से 4.5 घंटे फोन की स्क्रीन पर बिताते हैं। 4.5 घंटे? हाँ, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये एक साल में करीब 2 से ढाई महीने के बराबर होता है। लोग अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए निकाल देते हैं। और नुकसान सिर्फ समय का नहीं है। और क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान हमारी मानसिक क्षमता का हो रहा है। लोग अक्सर इस बात पर गर्व करते हैं कि वो एक ही समय में फोन पर चैट भी कर सकते हैं, ईमेल भी लिख सकते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। हाँ, लेकिन न्यूरो साइंस ये साबित कर चुका है कि इंसानी दिमाग के लिए मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सच में? तो फिर जब लोग एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है। अच्छा, तो वो बस स्विच कर रहा होता है। हाँ, इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। और हर बार जब दिमाग फोकस बदलता है तो उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है और बीच में सिर्फ 2 सेकंड के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज चेक करता है, तो उसका दिमाग तुरंत वापस उस काम पर नहीं लौट पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे पर ले जाता है, तो दिमाग का कुछ हिस्सा पिछले काम में ही अटका रह जाता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। अच्छा, मतलब ध्यान का कुछ हिस्सा पीछे छूट गया। बिल्कुल।
रिसर्च बताती है कि एक छोटे से नोटिफिकेशन को देखने के बाद दिमाग को वापस उसी गहरी एकाग्रता के स्तर पर लौटने में लगभग 23 मिनट तक का समय लग सकता है। बाप रे, 23 मिनट एक छोटे से मैसेज के लिए? हाँ, यही कारण है कि दिन के अंत में लोग खुद को भयंकर मानसिक थकान से भरा हुआ पाते हैं, भले ही उन्होंने कोई शारीरिक काम ना किया हो। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम जानबूझकर अपने ही दिमाग को ध्यान भटकाने की, यानी डिस्ट्रैक्ट होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एकाग्रता का मतलब शायद सिर्फ किसी चीज पर ध्यान लगाना नहीं होता, बल्कि आसपास की अवांछित चीजों को अनदेखा करना भी होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनदेखा करना दिमाग के लिए एक बहुत ही सक्रिय और थका देने वाली प्रक्रिया है। हाँ, और जब हम हर नोटिफिकेशन पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपने दिमाग की इस अनदेखा करने की क्षमता को खत्म कर रहे होते हैं, और इस सब का असर सिर्फ काम या पढ़ाई पर नहीं, बल्कि हमारी नींद पर भी पड़ रहा है। नींद। मैंने भी पढ़ा है कि फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, जिसे ब्लू लाइट कहा जाता है, वो हमारे सोने के तरीके को पूरी तरह तबाह कर रही है। ये रोशनी काम कैसे करती है? देखिए, हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ती है, जो हमें सोने में मदद करता है। हाँ, ये हार्मोन शरीर को संकेत देता है कि अब रात हो गई है और सोने का समय है। लेकिन जब लोग रात को बिस्तर पर लेटकर फोन की नीली रोशनी देखते हैं तो दिमाग धोखा खा जाता है। एकदम सही। वो रोशनी दिमाग को ये धोखा देती है कि अभी भी दिन का उजाला है। इससे मेलाटोनिन बनना रुक जाता है और शरीर का पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है। इसी वजह से लोग घंटों करवटें बदलते रहते हैं। इस किताब में कैथरीन प्राइस ने एक और बहुत दिलचस्प बात कही है, फेक फन और ट्रू फन के बीच का अंतर। हाँ, नकली मजा और असली मजा। हम फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें मजा आएगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ज्यादातर समय नहीं। फोन हमें एक जंक फ्लो में डालता है। इसे आप जंक फूड से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे खाते वक्त तो बर्गर बहुत अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन खाने के बाद पेट खराब होता है, ऊर्जा कम हो जाती है और एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। फोन पर लगातार छोटे छोटे वीडियोस या रील्स देखना बिल्कुल वैसा ही है। ये दिमाग को सुन्न कर देता है, ये असली मजा नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये डिवाइस हमारे दिमाग के खिलाफ इस तरह से प्रोग्राम किए गए हैं, हमारी नींद खराब कर रहे हैं और हमारा ध्यान चूस रहे हैं, तो क्या हम बस हार मान लें? क्या हमें अपना फोन उठा के किसी नदी में फेंक देना चाहिए? हंसने वाली बात है, पर बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में बिना फोन के जीना व्यावहारिक नहीं है। समस्या फोन नहीं है, समस्या वो रिश्ता है जो हमने उसके साथ बना लिया है। तो हमें उस रिश्ते को बदलना होगा। हाँ, कैथरीन प्राइस इसके लिए 30 दिन का एक बहुत ही व्यावहारिक ब्रेकअप प्लान सुझाती है। ब्रेकअप प्लान सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान को छोड़ रहे हो। तो इस रिश्ते को सुधारने का पहला कदम क्या है? पहला कदम है जागरूकता। हम किसी समस्या को तब तक नहीं सुलझा सकते जब तक हमें उसकी असल गहराई ना पता हो। तो हमें क्या करना होगा? शुरुआत में सिर्फ ये ट्रैक करना होता है कि लोग दिन में सच में कितना समय फोन पर बिताते हैं और कितनी बार उसे अनलॉक करते हैं। और जब लोग असली आंकड़े देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने दिन में 150 बार फोन उठाया है। सच में? और इसके बाद किताब एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प तरीका बताती है, फोन को सच में एक इंसान मानकर उसे एक ब्रेकअप लेटर लिखना। हाँ, ये बहुत ही अनोखा तरीका है। सच कहूं तो मुझे पढ़कर थोड़ी हंसी आई। मतलब एक निर्जीव डिब्बे को ब्रेकअप लेटर। क्या मैं उसे ये भी लिखूं कि सुनो आईफोन, ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है, हमारे बीच अब पहले जैसी बात नहीं रही। ये सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। वो कैसे? जब कोई कागज पर लिखता है कि प्रिय फोन, मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता बदल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे और मेरे परिवार के बीच की दीवार बन रहे हो, तो वो असल में अपनी भावनाएं बाहर निकाल रहा होता। बिल्कुल, वो उस अपराध बोध को बाहर निकाल रहा होता है और मान रहा होता है कि हाँ, ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है। ये एक तरह से मानसिक सफाई है। और इसके बाद आता है मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा, फोन के इस्तेमाल में फ्रिक्शन या रुकावट पैदा करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिलिकॉन वैली के डिजाइनर्स ने तो फोन को इतना आसान और चिकना बना दिया है कि बिना सोचे ही उंगलियां चलने लगती हैं। तो हम इसमें रुकावट कैसे पैदा कर सकते हैं? क्या आप फोन को किसी तिजोरी में बंद कर दें? नहीं, हमें बस अपने फोन को थोड़ा बोरिंग या उबाऊ बनाना है। इसका सबसे आसान तरीका है फोन की स्क्रीन सेटिंग में जाकर उसे ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल कर देना। ये तो सच में फोन को बेरंग कर देने वाला काम है। लेकिन इससे क्या फायदा होता है? बहुत बड़ा फायदा होता है। एप्स के आइकॉन जानबूझकर चमकदार रंगों में बनाए जाते हैं। हाँ, अट्रैक्ट करने के लिए। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है
कि नोटिफिकेशंस के डॉट हमेशा लाल रंग के क्यों होते हैं? लाली क्यों? क्योंकि यार रंग विकासात्मक रूप से खतरे, खून या किसी बहुत ही आकर्षक फल का प्रतीक है। हमारा दिमाग लाल रंग देखकर उसे अनदेखा नहीं कर सकता। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है तो वो सारे रंगीन ट्रिगर गायब हो जाते हैं। फोन अचानक से एक बेजान डिब्बा लगने लगता है। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद है। फोन को ब्लैक एंड व्हाइट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने किसी पसंदीदा जंक फूड को जानबूझकर बेस्वाद बना देना। एकदम सही तुलना है। सोचिए, अगर किसी को बहुत पसंद आने वाले पिज्जा का स्वाद अचानक गत्ते जैसा हो जाए, तो वो इंसान उसे सिर्फ तभी खाएगा जब उसे सच में बहुत तेज भूख लगी होगी। हाँ, वो उसे लत के लिए या टाइम पास के लिए नहीं खाएगा। ग्रेस्केल स्क्रीन हमारे फोन को वापस एक उपकरण बना देती है, एक खिलौना नहीं। और इस रुकावट का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है नोटिफिकेशंस का मायाजाल तोड़ना। किताब साफ कहती है कि फोन कॉल्स और बहुत जरूरी मैसेजेस को छोड़कर बाकी सब बंद कर दें। हाँ, बाकी सभी ऐप्स के नोटिफिकेशंस पूरी तरह बंद कर देने चाहिए। मतलब कोई बीप नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं? बिल्कुल नहीं। ये नोटिफिकेशंस पावलोव के मनोवैज्ञानिक प्रयोग की तरह काम करते हैं। वो कुत्तों वाला प्रयोग? हाँ, इवान पावलोव ने प्रयोग किया था। वो जब भी कुत्तों को खाना देते, एक घंटी बजाते थे। कुछ समय बाद सिर्फ घंटी बजने पर ही कुत्तों के मुंह में पानी आने लगता था, भले ही खाना ना हो। और इंसानों के साथ फोन की बीप यही कर रही है। एकदम सही। आवाज सुनते हमारे दिमाग में डोपामाइन दौड़ने लगता है और हम अकारण ही फोन उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें इस घंटी को हमेशा के लिए बंद करना होगा। तो अगर हमने ये सब कर लिया, हमने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और अपना स्क्रीन टाइम आधा कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या? अचानक से लोगों के पास दिन में बहुत सारा खाली समय और बचा हुआ ध्यान होगा। इस खालीपन का क्या किया जाए? यहीं पर नई आदतें बनाने की बात आती है। अगर कोई बुरी आदत छोड़ता है तो उस जगह को किसी अच्छी आदत से भरना पड़ता है। तो इसके लिए कोई तकनीक है? हाँ, इसके लिए कैथरीन प्राइस ने एक बहुत ही कारगर WWW तकनीक का जिक्र किया है। WWW? क्या मतलब? वर्ल्ड वाइड वेब? नहीं, इसका मतलब है 3 सवाल जो फोन उठाने से ठीक पहले खुद से पूछने। अच्छा, वो क्या है? पहला W है व्हाट फॉर, मतलब मैं इसे किस लिए उठा रहा हूँ? क्या सच में कोई काम है या बस यूं ही? दूसरा W है व्हाई नाउ, यानी अभी क्यों उठाना है? क्या इसके बिना अभी काम नहीं चल सकता? और तीसरा W है व्हाट एल्स, मतलब इसके बजाय मैं और क्या कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो दिमाग के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। ये उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ देता है जहां हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और सामाजिक बीमारी है जिस पर काबू पाना जरूरी है, और वो है फबिंग। फबिंग मतलब किसी के सामने बैठकर भी फोन में घुसे रहना? हाँ, किसी इंसान के सामने बैठे होने पर भी उसे नजरअंदाज करके फोन चलाना। हम सब ने देखा है कि कैसे एक ही मेज पर 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन चारों अपने अपने फोन में खोए होते हैं। फबिंग हमारे रिश्तों को खोखला कर रही है। इसे रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है नो फोन जोन बनाना। मतलब कुछ ऐसी जगहें जहां फोन अलाउड ही ना हो? हाँ, जैसे कि डाइनिंग टेबल, खाना खाते समय कोई फोन नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण जगह है बेडरूम। बेडरूम में फोन ना ले जाना तो आज के समय में लोगों को असंभव सा लगता है। मतलब ज्यादातर लोगों का तर्क होता है कि मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना होता है, इसलिए फोन तकिए के पास रखना जरूरी है। हाँ, और यही सबसे बड़ा जाल है। अगर फोन बिस्तर के पास है तो वो रात को सोने से पहले आखिरी चीज बन जाता है जिसे देखा जाता है, और सुबह उठते ही पहले चीज बन जाता है। बिल्कुल। इस चक्र को तोड़ने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है एक साधारण सी अलार्म घड़ी खरीदना। फोन को रात में कमरे के बाहर चार्ज होने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर। 30 दिन के इस प्लान में एक कदम ऐसा है जो सुनने में किसी डरावनी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। 24 घंटे का ट्रायल सेपरेशन। हाँ, जिसे डिजिटल सप्त भी कहा गया है। एक पूरा दिन लगातार 24 घंटे बिना किसी स्क्रीन, बिना इंटरनेट और बिना फोन के। सोच कर ही पसीना आ जाता है। वही तो, आखिर ये इतना डरावना क्यों लगता है? लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने 24 घंटे के लिए दुनिया से संपर्क तोड़ दिया तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी। शुरुआत में ये बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उत्तेजना का आदी हो चुका है। लेकिन इस डिजिटल उपवास का असली मकसद दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि अपनी ही जिंदगी से वापस जुड़ना है। एकदम सही। ये स्थिरता और बोरियत का अभ्यास करने के बारे में है। बोरियत, यही तो वो शब्द है जिससे लोग सबसे ज्यादा भागते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है
कि आजकल लोग लिफ्ट में 10 सेकंड या ग्रोसरी स्टोर की लाइन में 2 मिनट भी बिना फोन देखे खड़े नहीं रह पाते? हाँ, तुरंत फोन निकल आता है। क्या कुछ पल की बोरियत सच में इतनी खतरनाक है कि हम उससे बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी स्क्रीन के हवाले कर दें? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि बोरियत इंसानी दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। न्यूरो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये क्या होता है? जब हमारा दिमाग बोर हो रहा होता है, जब वो बाहर की किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा होता, केवल तभी वो अंदर की तरफ मुड़ता है। अच्छा। वो पुरानी यादों को जोड़ता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है और नए विचार पैदा करता है। दुनिया के सबसे महान आइडिया हमेशा बोरियत और खालीपन में ही आए हैं। यानी जब हम 24 घंटे के लिए फोन छोड़ते हैं तो हम असल में अपनी रचनात्मकता को फिर से जिंदा कर रहे होते हैं। हाँ, हम अचानक मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के लिए जगह बनाते हैं। इंसान अचानक आसमान के बादलों को देखने लगता है, अपने आसपास बैठे अजनबियों से बात करने लगता है, या बस अपने विचारों के साथ शांति से बैठना सीख जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान को ये एहसास होता है कि उसके पास दिन में कितना सारा समय है। समय की कोई कमी नहीं है, बस वो गलत जगह पर खर्च हो रहा था। एकदम सही। तो कुल मिलाकर इस लंबे और गहरे विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमने ये देखा कि कैसे सिलिकॉन वैली के इंजीनियर स्मार्टफोन को एक स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन करते हैं ताकि हमारे दिमाग का डोपामाइन हैक हो सके। बिल्कुल। हमने ये समझा कि ये पूरी अटेंशन इकोनॉमी हमारी एकाग्रता, हमारी मानसिक ऊर्जा और हमारे नींद के चक्र को कैसे खोखला कर रही है। और हमने ये भी देखा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ रोने या खुद को दोष देने में नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हाँ, ग्रे स्केल स्क्रीन जैसी रुकावटें पैदा करके, नोटिफिकेशंस को बंद करके, www जैसी तकनीकों को अपनाकर और 24 घंटे का ब्रेक लेकर हम अपना जीवन वापस पा सकते हैं। तो तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन हमारा उसके साथ जो रिश्ता बन गया है वो हानिकारक है। हमें तकनीक का मालिक बनना है, उसका गुलाम नहीं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। तो अंत में जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चुभने वाला सवाल। आज के समय में लोग लगातार अपने फोन का उपयोग अपने जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को, चाहे वो खाना खाना हो, छुट्टियां मनाना हो या किसी लाइव कॉन्सर्ट में जाना हो, उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने और दूसरों को दिखाने में लगे रहते हैं। सब कुछ एक स्क्रीन के जरिए देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब लोग हर पल को सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, तो क्या वे वास्तव में उस पल को खुद महसूस कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। या फिर वे सिर्फ दुनिया के सामने एक प्रदर्शन कर रहे हैं और असली जिंदगी उनकी आंखों के सामने से बिना जिए ही गुजरती जा रही है? सच में ये एक बहुत गहरा सवाल है। तो अगली बार जब हाथ खुद ब खुद जेब में रखे उस स्लॉट मशीन की तरफ जाए, तो सिर्फ एक पल के लिए रुकिएगा। हाँ, थोड़ा समय निकालिए, गहरी सांस लीजिए, उस चमचमाती स्क्रीन से नजरें हटाइए और अपने आसपास की असल दुनिया को महसूस कीजिए। अपनी जिंदगी को किसी स्क्रीन के पीछे छिपकर नहीं, बल्कि उसके असली रूप में जीने का चुनाव कीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फोन नीचे रखिए और दुनिया को देखिए।